हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। ए भाई, तू कहाँ से आ गया? भैया हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे क्या? बताओ ज़रा हम कौन है। ठीक है, बता देते हैं, हल्ला मत करो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे स्कॉलर भैया। नमस्ते बोलो स्कॉलर भैया सबको। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, ये हमारे नए स्टूडेंट आ गए हैं। इस वीडियो से नए स्टूडेंट हो गए हमारे, और बीच बीच बहुत ही ज़्यादा इरीटेट करेंगे, तो आप इनकी बातों में ध्यान मत दीजिएगा। अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबा, समझ रहे हैं ना? तो क्या मैं नहीं पढ़ूँगा? मुझे भी पढ़ना है। आप हम सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ, तो पढ़ा रहे हैं ना, सबको सामने पढ़ाएंगे भाई, हल्ला मत करो। वीडियो लंबी नहीं करना है, पढ़ाना है तो शांत रहो। तो अब बीच में मत बोलना, अब मैं बोल रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी ना यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? वीडियो लंबी नहीं करो, जल्दी पढ़ाओ। शांत रहो ना, मुझसे बात करनी है तो तुमसे कौन बोल रहा है? सॉरी। और बताइए कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों बताइए, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा रहा? रज़िया सुल्तान ख़त्म कर दिया रहा। पिछली दो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, तो पहले वो दोनों वीडियो देख के आओ। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओके। डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट की भी वीडियो है, दूसरे पार्ट की वीडियो है, दोनों देखना। पहले पार्ट में मैंने बैकग्राउंड समझा रहा दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश को बता दिया मैंने, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया आपको। दूसरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रज़िया सुल्तान को मैंने कवर कर दिया। ये लास्ट वीडियो है, दिल्ली सल्तनत की नहीं भाई, लास्ट वीडियो। हाँ, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी दिल्ली सल्तनत। स्लेव डायनेस्टी की लास्ट वीडियो है। मामलुक डायनेस्टी जिनको भी बोला जाता है, या गुलाम वंश, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो तो तीनों नाम मैंने बोल दिए। इसकी लास्ट वीडियो है, इसमें हम पूरे जितने रूलर्स आए रहे इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। और जो मेन रहेगा दोस्तों इस वीडियो में, वो है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है? तो बाकी लोग कौन थे? उन लोग कोई काम के नहीं थे क्या? अरे नहीं, कोई काम के नहीं थे। बाकी लोगों के बारे में पढ़ने की उतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसमें एक दो लोग बहुत ही रेयर है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो वैसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए ना? बिल्कुल नहीं पूछने जाने वाले, बिल्कुल क्लियर टू कट। सिर्फ गयासुद्दीन बलबन हमें पढ़ना है। बाकी लोग को इसे सब समझ लीजिए कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो शुरू करें? चलना भाई, शुरू कर। अबे शांत रहो ना यार, करने तो दो। सॉरी यार, इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं जहां हमने पिछली वीडियो ख़त्म की थी, वो था बहराम शाह ने। देखिए, बहराम शाह ने रज़िया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया का खून कर दिया रहा, उनको मार डाला रहा, और ख़ुद सत्ता में आ गया रहा। अब तो जो बहराम शाह है, अभी इस वीडियो में बहराम शाह से गयासुद्दीन बलबन और जो लास्ट रूलर है कैकूबाद, उधर तक हम आएंगे। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं बहराम शाह से। बहराम शाह का दोस्तों टाइम पीरियड है 1240 से 1242 तक। 1240 से 1242 तक, इतना आप याद रख। सिर्फ 2 सालों के लिए ये व्यक्ति आया था। हाँ भाई, समझ गए? आगे बता रहे हैं। देखिए, बहराम शाह जो है वो इल्तुतमिश का तीसरा लड़का है, ठीक है ना? तीसरा लड़का। कितने लड़के थे इल्तुतमिश के भाई? अरे स्कॉलर भैया, इल्तुतमिश के बहुत सारे बच्चे थे। अगर बोल रहे हैं ना पिछली 2 वीडियो नहीं देखे तुमने? नहीं यार, नहीं देखा, सॉरी। क्यों, कुछ है क्या उस वीडियो में? अरे पिछली 2 वीडियो देख के आओ, तब पता चलेगा कि इल्तुतमिश के कितने लड़के लड़कियाँ आके राज करके चले गए हैं, समझ रहे हैं ना? और बार बार बीच में डिस्टर्ब ना करो। और आप लोगों ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो दोनों पार्ट देखो, तब जाएगा समझ में आएगा कि कितने बच्चे थे इल्तुतमिश के। तो हम यहीं से शुरू करते हैं पहले कि बहराम शाह तीसरा लड़का था इल्तुतमिश। पहला लड़का कौन था दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो रज़िया सुल्तान के ठीक पहले आया रहा, है ना? जिसको रज़िया सुल्तान ने हरा के अलग कर दिया था। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी, ठीक है? और ये जो है कौन? बहराम शाह, ये तीसरा लड़का है इसका, ठीक है? देखिए, बहराम शाह आता कैसे है? बहराम शाह को एक्चुअली में लाते हैं चालीसा, ठीक है? देखिए, चालीसा में कौन कौन थे? 40 नॉवेल्स थे, है ना? पिछली वीडियो में पिछली यानी पिछली दोनों मैंने दोनों पार्ट्स में चालीसा के बारे में आपको बताया कि कौन है। अगर आपको चालीसा नहीं पता है तो जाके देखिए। तुम्हें पता है ना चालीसा कौन है? नहीं, मैंने अभी तक दोनों वीडियो देखी ही नहीं है। कौन थे चालीसा? क्या काम, कौन है ये, क्या होता है चालीसा? अरे भैया, पहले चालीसा देख के आओ, तभी आगे की वीडियो समझ में आएगी। आपको भी बोल रहा हूँ, पहले देखो। चालीसा मैं बोलते रहूँगा, अब आप बोलोगे क्या ये हनुमान चालीसा? अरे हनुमान चालीसा नहीं है। चालीसा मतलब ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। देखिए, 40 नोबल्स थे, वो भी स्लेवी थे, है ना? उनके ऑफिशियल्स रहते, समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एक तरीके से, जो राजा की मंत्री परिषद, उन राजा की मदद करते सब कामों में। तो ये 40 मेंबर्स जो कौन बना के गया रहा दोस्तों? इल्तुतमिश बना के गया रहा, समझ गए ना अब? तो ये 40 लोगों ने उसको बैठाया रहा, किसको? बहराम शाह को, कि आओ बेटा, आओ तुम राज करो। लेकिन क्यों बैठाया रहा? ताकि ये बहराम शाह की जो पावर से पूरे अपने कंट्रोल में रखें, और बहराम शाह सिर्फ एक कठपुतली की तरह बन के रह जाए। उस बहराम शाह को सिर्फ एक टाइटल दे दिया रहा सुल्तान का,
कि हाँ भाई तुम तो सुल्तान कहलाने के लायक हो, लेकिन पूरी पावर हमारे पास रहेगी। ये बात याद रखना, जितने भी 40 ऑफिशियल्स थे वो पूरी पावर अपने पास रखते थे, लेकिन बहरम शाह जो था वो सिर्फ टाइटल के लिए था, उसके पास कोई पावर नहीं थी। जो पावर इल्तुतमिश के पास थी, रज़िया सुल्तान के पास थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी, वो पावर बहरम शाह के पास नहीं थी। जितने भी 40 ऑफिशियल्स नोवेल्स थे उनने अपने हाथों में वो पावर रख लिया था। देखिए, तो इन नॉवेल्स में एक आदमी है इख्तियार उद्दीन ऐतिगन, नाम याद रखना, इख्तियार उद्दीन ऐतिगन। ये ज़्यादातर पावर अपने हाथों में रखता रहा, और ये समझ लीजिए कि अब देखिए जिसके हाथ में पावर है वो एक तरीके का किंग, मतलब राजा। हाँ, भले ही वो राजा ना हो, कहलाने वाला मतलब टाइटल उसके पास नहीं है, लेकिन पावर तो है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए वो राजा ही था। तो अपने बहुत सारे ऑर्डर्स वो बहरम शाह के नाम से पूरी दिल्ली सल्तनत में लागू करवाया करता था। तो बहरम शाह से ज़्यादा पावरफुल तो इख्तियारुद्दीन ऐदिगन हुआ, क्योंकि पूरी पावर्स तो उसके पास हो गई। समझ गए ना सब लोग? हाँ हाँ, समझ गए, इख्तियारुद्दीन पावरफुल है बहरम शाह से आगे। हाँ, तो देखिए उसमें बस इतना ही पढ़ने लायक है बहरम शाह के बारे में। हाँ, एक बात और बता दूं कि बहरम शाह की मौत कैसे हुई। देखिए, इख्तियारुद्दीन ऐतिगन की मौत हो जाती है। इससे क्या होता है कि जितने भी 40 ऑफिशियल्स थे, मतलब जो चालीसा थे, वो अलर्ट हो जाते एकदम से कि हाँ यार, हमारे में से कोई एक की मौत हो गई है, ये और कोई नहीं है, बहरम शाह करवा रहा है। उनके दिमाग में ये आ जाता है ताकि बहरम शाह पूरी पावर्स अपने पास ले ले, इन 40 ऑफिशियल्स को अलग कर दे। तो इन लोग क्या करते कि उलेमा उलेमा एक दोस्तों तुर्की रूलर, बहुत शक्तिशाली रूलर था वो, तो उससे हाथ मिला लेते हैं और बहरम शाह को कैद करवा के मरवा देते हैं। 1242 मई में बहरम शाह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बताइए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ ना, आराम से चलते हैं। स्कॉलर हो तो क्या इसका मतलब क्या हम ऐसे ही हैं पढ़ाने आगे? शांत रहो। हाँ, तो आपको समझ में आया ना कि उसकी मौत कैसे हुई? उलेमा के साथ हाथ मिला लिया, उन लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी रची और उसकी मृत्यु हो गई और उसको मरवा दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके बाद। तो दोस्तों, अब बहरम शाह तो ख़त्म हो गया। अब 1242 से 1246 का जो टाइम पीरियड है, इन 4 सालों में, ये 4 साल रहते हैं मसूद शाह के। दोस्तों, मसूद शाह, स्पेलिंग आप देख लेना, स्क्रीन में आपको दिखाई जा रही है, मसूद शाह, जो कि 1242 टू 1246। ओके, तो अब मसूद शाह आ जाते हैं। अब ये मसूद शाह है कौन, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मसूद शाह ग्रैंड सन है किसका? इल्तुतमिश का। अब मतलब बोलना कि अब इल्तुतमिश के कितने बच्चों का? भैया, अब इल्तुतमिश की पीढ़ी खत्म हो रही धीरे धीरे, अब उसके जो बच्चे थे अब उसके बच्चे के बच्चे आ रहे हैं। बाप रे, कितना कन्फ्यूज़न है यार, कितने बच्चे बच्चे बच्चे। हाँ, शांत रहो। तो अब इल्तुतमिश का पोता आ गया, और ये किसका लड़का था? ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का था। आपको याद होगा रज़िया सुल्तान के पहले जो रूलर था, मुश्किल से 6-7 महीने के लिए, उसका लड़का है। ठीक है, देखिए चालीसा और पावरफुल हो गई थी मसूद शाह के समय। क्यों? क्योंकि अब तक पूरा जो सुल्तान का टाइटल था वो पूरी तरीके से कठपुतली बन के रह चुका था। देखिए, बहरम शाह के टाइम भी था, लेकिन बहरम शाह ने थोड़े से ऐसे कदम उठाए रहे जिससे थोड़ी सी पावर चालीसा की कम कर सकें, लेकिन उसको मरवा दिया गया। लेकिन मसूद शाह के टाइम उनने और अपनी पावर्स को एंजॉय किया। किन्ने? चालीसा से। देखिए, फिर मसूद शाह जो है, इसने, इस लड़के ने भी कोई काम नहीं किया, सब बर्बाद, कुछ काम के लायक नहीं थे लोग। ना बहरम शाह ने कोई काम किया, ना मसूद शाह ने कोई काम किया। इसलिए इन लोग के बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इन लोग कौन थे, कब मारे, बस इतना जान लो तो बहुत बड़ी बात है। और इनका क्या रेन था, कितने टेनियर के इन लोग का क्या था, बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो मसूद शाह का मैंने बता दिया, 1242 टू 1246, है ना, 4 साल के लिए था। और इसकी मौत कैसे हुई तो देख लीजिए, इनके परिवार में षड्यंत्र रचा गया। जो नसीरुद्दीन महमूद था और गयासुद्दीन बलबन और नसीरुद्दीन महमूद की माँ, है ना, मम्मी उसकी, इन तीनों ने मिलके एक साजिश रची जिसके अंदर मसूद साहब को फंसाया गया और उसको गद्दी से अलग कर दिया गया। और गद्दी से अलग होने के बाद नसीरुद्दीन महमूद आके बैठ गए। तो इनमें, इनके परिवार में ऐसे ही चलता रहा, षड्यंत्र रचते थे एक दूसरे के खिलाफ सबको, क्योंकि राजा बनना था। समझ रहे ना आप? राजा बनने के लिए अपने अपने खून का लोग खून कर देते थे। वाह, क्या लाइन बोली मैंने, खून, अपने खून का खून कर देते थे। थैंक यू। तो दोस्तों, अब नसीरुद्दीन महमूद आ गए हैं, लेकिन एक बात बता दूं, नसीरुद्दीन महमूद कोई हल्का हल्का आदमी नहीं है। ये 20 साल इसने अपने कंप्लीट करे हैं। सोचिए, ये 20 सालों तक राज किया इसने अपने 20 ईयर्स कैसे अपने राज को दे दिए,
पता नहीं चल कैसे गया, लेकिन एक बात बता दूँ, इन 20 सालों में भी उसने कुछ नहीं उखाड़ा, कोई काम करके नहीं किया, सिर्फ साला बस 20 साल ऐसे ही नाम से रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया क्या, क्योंकि चालीसा के पास पूरी पावर्स थी, वो तो सिर्फ नाम का टाइटल था भैया सुल्तान, बने रहो सुल्तान, तुम काम हम करेंगे, कौन चालीसा बोलते ऐसा। तो 20 साल वो ऐसे बने रहे और चालीसा अपनी तरफ से दिल्ली सल्तनत को संभालते रहे। तो ऐसे ही इनने अपने पूरे साल ख़त्म कर दिए, 20 साल। इन 20 सालों में इनने, देखिए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बता दूँ तो ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति था, यानी इसको ना ज़्यादा दंड फंदे में रहता रहा, ना ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई इसको पसंद थी, है ना। ये ज़्यादातर टाइम ये कुरान को देता था, कुरान को कॉपी करने में अपना ज़्यादा टाइम ये वेस्ट कर देता था। देखिए इसके टाइम तक मंगोल्स भी आ गए थे, है ना। देखिए 1246 से मंगोल भारत आना शुरू कर दिए थे और जो मुल्तान और लाहौर का जो इलाका था उसको कैप्चर कर लिए थे, और वहाँ से बहुत सारे जो सोने थे और जो सिल्क था और बहुत सारे लोगों का खजाना वो लूट के चले गए थे, और लुटाई बहुत मचा रहे थे वो लोग उधर। तो ये सब देखने के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को भेजा कि जाओ भाई, वहाँ का जो रिवोल्ट इतना सारा फैल रहा है, जो मंगोल्स वहाँ के हंगामा मचाए, उसको जाके शांत करवाओ वहाँ जाके। तो बलबन जाता है, और बलबन तो वैसे ही भाई है महान, तो उनका ये जो मिशन था, जिस काम के लिए वो गए थे, वो उस काम में वो सक्सेस भी होते हैं। वो जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा दंगे फसाद नहीं होने देते हैं। कौन? बलबन। ठीक है, तो यहाँ से अब बलबन क्या धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि इसने मंगोल जैसों का आक्रमण रोका था दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, उसके जो प्रशंसा है वो बढ़ने लगी, इसका जो पॉपुलैरिटी है वो दिल्ली में हर जगह बातचीत में उभरने लगी कि नहीं यार, वो बलबन गया भैया, उनने तो बचा लिया। अच्छा बलबन गया रहा, अरे वाह यार, उसको बनना चाहिए यार दिल्ली का। हाँ यार बलबन गया रहा, उसको बनना चाहिए दिल्ली का। मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो भाई? कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वहाँ कैसे बातचीत करते थे। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ऐसे वहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि अब जो नेक्स्ट रूलर आने वाला था वो बलबन ही आने वाला था, ये तय हो चुका था अब तक। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, बस इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दरवेशी किंग के नाम से भी ये जाना जाता था। पेपर में अक्सर ऐसे पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन रेयर है बहुत, अगर ऐसा पूछ लिया कि कौन सा रूलर दरवेशी किंग के नाम से भी जाना जाता था, तो वो है नसीरुद्दीन महमूद। आप नसीरुद्दीन महमूद को लिख देना या टिक लगा देना, तो ये सही होगा। अब दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आने वाला है वो आ चुका है, वो है गयासुद्दीन बलबन। ये है, समझ लीजिए, पूरी जो स्लेव डायनेस्टी है ना, इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन है। हाँ इल्तुतमिश भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, रज़िया सुल्तान भी है, लेकिन उनसे भी अगर बढ़ के अगर कोई बात करें तो कौन? तो गयासुद्दीन बलबन है। हाँ हाँ मुझे पता है रज़िया सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश कौन है, गयासुद्दीन बलबन तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को इनके बारे में पता है। क्यों? देख लिया ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से? हाँ देख लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों देख लिया। लेकिन सेकंड पार्ट में आपने रज़िया सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। फर्स्ट पार्ट में आपने तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, इन सब पे तो क्वेश्चन पूछा रहा वीडियो के आखिर में, तो आपने तो रज़िया सुल्तान में पूछा नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पूछता हूँ इस वीडियो के आखिरी में गयासुद्दीन बलबन से भी रिलेटेड, इस वीडियो में जो पूछा इससे भी रिलेटेड और पिछली वीडियो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी अच्छे से और ये वीडियो अच्छे से देखी होगी तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना मुझे। आपको क्या इतनी मेहनत लग रही? आपको तो सब पता है, तो आराम से आप बता सकते हैं। देखिए गयासुद्दीन बलबन का मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक था। अब आप सोच सकते हैं 21 साल का इसने टाइम पीरियड चलाया था, यानी ये नसीरुद्दीन महमूद से भी ज़्यादा समय लिया है। एक साल नहीं, मतलब कुछ महीने लिया होगा, तो यानी फिर भी ज़्यादा लिया है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, नसीरुद्दीन महमूद ने जो बस बैठे बैठे अपने पूरे 20 साल गंवाए हैं, इसने बैठे बैठे नहीं गंवाए हैं, इसने काम किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें कर बैठी कि ये ग्रेटेस्ट किंग निकल आया है स्लेव डायनेस्टी का। तो पहली बात तो इसने चालीसा को उखाड़ के फेंक दिया। हाँ उखाड़ के फेंक दिया। चालीसा के पास जितनी भी पावर थी, गयासुद्दीन बलबन आया, पूरी पावर समेटी और ऐसे करके फेंक दिया। चालीसा ख़त्म। जो इल्तुतमिश बना के गया था चालीसा, उसको बलबन ने आके ख़त्म कर दिया बिल्कुल तरीके से। और जो क्राउन का प्रेस्टीज था, जो सुल्तान का टाइटल था, वो वापस लाया सम्मान के साथ और पूरी पावर्स अपने हाथों में ले ली। और ये एक बात बता दूं, गयासुद्दीन बलबन कौन है? गयासुद्दीन बलबन कोई और नहीं, इल्तुतमिश का ही खरीदा हुआ एक गुलाम है। इल्तुतमिश ने ही उसको करीब 1232 AD में ख़रीदा था।
देखिए बलबन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि बलबन चालीसा में भी था इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने जब चालीसा बनाई रही तो उसमें बलबन भी शामिल था। यानी आप देख सकते हैं कि बलबन कितना पुराना, तो कितना एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा वो, तभी तो जाके उसने 21 साल अपने कंप्लीट किए, और 21 साल में भी उसने अच्छे अच्छे काम किए। सबसे अच्छा काम तो ये किया कि चालीसा को फेंक दिया उखाड़ के, जो बहुत ही कॉन्स्पिरेंसी, बहुत सारे साजिश रच रही थी सुल्तानों के खिलाफ, जो दिल्ली सल्तनत के लिए कहीं ना कहीं ख़राब था। देखिए फिर इसने क्या किया कि एक अपने सिटी के लिए, दिल्ली के लिए एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई बहुत, ताकि जो दंगे फसाद, सिविल वॉर्स, तो ये गृह युद्ध वगैरह ना हो, इसके लिए उसने एक आर्मी का निर्माण किया जिससे पूरी जगह अमन शांति बनी रहे। और इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया जिसको बोलते हैं दीवान ए अर्ज। दीवानी अर्ज, दीवानी अर्ज नहीं, दीवान ए अर्ज। आप ही कंफ्यूज हो गए, स्पेलिंग देख लीजिए, दीवान ए अर्ज, ए मतलब आई, दीवानी नहीं, दीवान ए अर्ज। तो ये पेपर पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज कौन ने बना के गया था, तो वो गयासुद्दीन बलबन। और बता दे रहा हूँ, गयासुद्दीन बलबन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम स्लेव डायनेस्टी से उठाए तो देखिए 2 ही लोगों के बारे में, 3 लोगों के बारे में हर साथ पूछा जाता है, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। ये तीनों के बारे में अगर आपने स्लेव डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ लिया तो आप दिल्ली सल्तनत की जो पहला वंश है उससे तो आप निश्चित हो जाइए कि पेपर में जो तुम्हें पूछना पूछो, हम देने के लिए तैयार है। और अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देखा है, ये वाला भी जो देखेंगे अच्छे से, तो बस इनफ है आपके लिए इतना। अब हम चुनौतियों को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याओं का सामना बलबन को करना पड़ा। पहली बात, एम्प्टी ट्रेजर, खाली खजाना। देखिए जितने भी राजा आए, जितने भी सुल्तान आए या चालीसा थे पहले, उनने पूरा खजाना खाली कर दिया और सब अपनी अय्याशी में, दारूखोरी में उड़ा दिया उनने पूरा अपना खजाना। तो बलबन को बहुत मुश्किल आई अपने इस खजाने को भरने में। देखिए खजाना ही नहीं रहेगा तो वो प्रजा की कैसे देखभाल करेगा, तो उसको खजाना भरने में ही बहुत टाइम लग गया। फिर जो दिल्ली सल्तनत की जो मान सम्मान था जो खो चुका था, उसको वो वापस लेके आया। फिर अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे अच्छे कामों से वो दिल्ली सल्तनत की जो खोई हुई इज्जत थी उसको वापस लेके आया। और फिर जो मंगोलों के आक्रमण थे उसको भी उसने रोका। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना कैपेबल रूलर होगा दिल्ली के लिए। फिर उसने 2 सैल्यूटेशन के तरीके लाए। सैल्यूटेशन मतलब किसी को आदार प्रणाम करने के 2 तरीके उसने लाए। पहला है सिजदा और दूसरा है पायबोस। देखिए सिजदा का मतलब होता है ऐसे ऐसे करना, सर ऐसे ऐसे करना, हाँ सिजदा का मतलब ऐसे ही ऐसे करना होता है। तो सिजदा जो आप आज देखते हो कि जब भी हम मुसलमान भाइयों से मिलते हो तो आदाब आदाब ऐसे करके सिजदा हो, तो ये सिजदा होता है। अब हम पायबोस थे कि पायबोस का सीधे से मतलब रहता है पास से समझ लीजिए पैर, पायबोस मतलब पैरों को चूमना। तो एक ये तरीका हो जाता है, यानी वो खुद चाहता था कि लोग हमारी ऐसी मान सम्मान करें, मैं हमारे आँखों मेरे सामने लोग अपनी नज़रें झुकाए रहे, मैं आऊँ तो लोग ऐसे मुझे आदाब दें, मेरे पैरों को चूमें। तो ये 2 तरीके उसने लेके आया रहा। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है ये, कि सिजदा और पैबोस किसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है, उसका बहुत ही प्रिय, उसका बड़ा लड़का जिसका नाम था मोहम्मद, वो एक लड़ाई में मारा जाता है। तो उससे उसको बहुत ही गहरा सदमा होता है। देखिए कोई भी माँ बाप का अगर कोई बेटा मर जाता है तो वो ही जान सकते हैं कि कितना उनको दुख होता होगा, और उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे ही गयासुद्दीन बलबन के साथ हुआ था। उसका जो सबसे बड़ा लड़का था वो किसी लड़ाई में मर जाता है जिसका नाम मोहम्मद था। उसके बाद से दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ते रही और उसकी तबीयत में कोई सुधार फिर आए भी नहीं, जिसकी वजह से फिर उसकी मृत्यु हो जाती है 1287 AD को। तो अब गयासुद्दीन बलबन की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके जो 21 साल थे बहुत ही अच्छे गुजरे थे, दिल्ली के लिए बहुत अच्छे थे वो दिन। मैं बता देता हूँ, दिल्ली के लिए उसने अच्छे अच्छे काम किए रहे। और अब जो आने वाली डायनेस्टीज़ थी उनके लिए भी वो एक रिमार्क छोड़ के जाते कि हाँ बनना है तो गयासुद्दीन बलबन जैसा बनना है। अब दोस्तों लास्ट रूलर आ जाता है जिसका नाम है कैकूबा। देखिए इसके बारे में भी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये लास्ट रूलर है, बिल्कुल आखिरी बेचारा है ना, जिसने मुश्किल से 2-3 साल ले रह लिया, तो इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है अपने को, कि जो 87 से 1290 तक था, है ना। तो इन 3 सालों में भी उसने कुछ उखाड़ा नहीं, सिर्फ वो आया ही बस था नाम के लिए, क्योंकि खिलजी फैमिली ने इसका मर्डर कर दिया और फिर इधर से खिलजी वंश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं कैकूबाद के बारे में बता देता हूँ कि कैकूबाद है कौन। तो देखिए कैकूबाद बलबन का ग्रैंड सन है। तो ग्रैंड सन पोता हुआ तो ये मोहम्मद, जो उसका लड़का मर जाता है बलबन का, उसका ही बेटा रहता है ये कैकूबाद। ठीक है, तो आप समझ गए ना लिंक, मोहम्मद का लड़का मतलब मोहम्मद किसका बेटा,
गयासुद्दीन बलबन का। तो गयासुद्दीन बलबन का ये पोता हुआ कैकूबाद, जो 3 साल 2.5-3 साल के लिए आता है, जो फिर बाद में 1290 में खिलजी फैमिली के द्वारा मार दिया जाता है। और इसको जैसे ही मारा जाता है फिर खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से। और खिलजी वंश के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, बस इतना बता देता हूँ, खिलजी वंश ज़्यादा समय के लिए नहीं था, सिर्फ 30 सालों के लिए था, 1290 से 1320 तक। बाकी की अगली वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी एक रूलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत के लिए, वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई क्वेश्चन तो पूछ ले, क्या पूछना है, पिछली वीडियो की भी नहीं पूछा, इस वीडियो के लिए पूछ, दोनों वीडियो के पूछो। ओह थैंक्स यार, मैं फिर भूला जा रहा था। हाँ, क्वेश्चन जान लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, पिछले रज़िया सुल्तान वाले और अब ये इस वीडियो के, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रज़िया सुल्तान के ऊपर, तो ये है कि हु वॉज द हस्बैंड ऑफ रज़िया सुल्तान, रज़िया सुल्तान का पति कौन था, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन, रज़िया सुल्तान कब आई थी सत्ते पे, यानी रज़िया सुल्तान कब सुल्तान बनी रही, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन कि रज़िया सुल्तान को कौन मार देता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिजदा और पैबोस कौन इंट्रोड्यूस करता है। सिजदा बताया ना, सिजदा और पैबोस जो पैरों को चूमना, ये कौन लाता है, ठीक है। उस रूलर का नाम बताइए। फिर ये बताइए कि चालीसा जो थे उनको जड़ से उखाड़ के कौन फेंक देता है। और एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि चालीसा को कौन बनाता है। ये दो क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन है कि चालीसा को कौन बनाता है और चालीसा को जड़ से उखाड़ के कौन अलग कर देता है। ये दोनों अलग अलग रूलर है, दोनों रूलर के नाम मुझे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन। फिर आता है सिक्स्थ क्वेश्चन कि दीवान ए अर्श कौन इंट्रोड्यूस करता है। बस आपको इन 6 क्वेश्चनों के जवाब देने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखा होगा तो आपको आंख बंद करके बन जाएंगे ये क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा बोल दो यार, ओह हाँ, प्लीज़ सर की वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत अच्छी अच्छी सर वीडियो बना के देंगे। हम दोनों की ऐसी जोड़ी आपको हर वीडियो में मिलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।